अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। गुज़िश्ता दिनों में पीटीआई की क़यादत की जानिब से आने वाले बयानात ने यह सवाल पैदा कर दिया है कि क्या तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने बानी पीटीआई इमरान खान को पार्टी से माइनस करने का फैसला कर लिया है। अगर ऐसी कोई बात नहीं भी है तो कम से कम ये बात तो तय है कि पीटीआई की क़यादत इमरान खान की हिदायत पर मिनो अमल करने से गुरेज कर रही है। मुज़ाकरात के मामले पर इमरान खान की जानिब से बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये बात सामने आई कि इतने जुल्म व जबर के बाद मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है, लेकिन बैरिस्टर गौहर की इमरान खान से हालिया मुलाकात के बाद आने वाला बयान इस जानिब इशारा दे रहा है कि पीटीआई हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार दिखाई देती है। गो के इस बातचीत की नौयत सिर्फ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की हद तक महदूद होगी। इसी तरह अली अमीन गंडापुर की जानिब से भी एक बयान सामने आया है जिसकी बिना पर यह तासुर मिलता है कि पीटीआई की जो क़यादत है वो इमरान खान को जेल से निकालने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती है और शायद यही वजह है कि इस हवाले से बार बार अलीमा खान की जानिब से क़यादत को निशाना बनाया जाता है और अब इमरान खान की रिहाई को लेकर अली अमीन गंडापुर ने हाथ भी खड़े कर दिए हैं। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि इमरान खान जेल से बाहर उसी सूरत में आएंगे जब उनके और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मामला तय पा जाएंगे, यानी इमरान खान की जेल से जो रिहाई का मामला है वो भी इमरान खान साहब ने खुद ही हल करना है। पार्टी क़यादत का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह मौजूदा निज़ाम के तसलसल की खबरों के बाद मुज़ाकरात की बात सामने आने से भी ऐसा तासुर उभरता है जैसे पीटीआई की क़यादत ये समझती है कि अगर इसी निज़ाम का तसलसल बरकरार रहना है तो बेहतर है इसी निज़ाम में रहते हुए रास्ते निकाले जाएं, जबकि इमरान खान की राय इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है क्योंकि इमरान खान की जद्दोजहद इस निज़ाम के खिलाफ है। तो क्या ये एक कॉन्शियस एफर्ट है जो पीटीआई की क़यादत बाहर है वो कर रही है? थोड़ा सा इस नुक्ते पर जो है वो बात करेंगे। हमारे साथ आई थिंक आई हैव द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन टू टॉक टू ऑन दिस इशू। तर्जुमान है बानी पीटीआई इमरान खान के नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सर वही जो इब्तदाई वाली बात अगर यहीं से शुरू कर लूँ कि इमरान खान साहब की जो हालिया ट्वीट थी सर, उसके अंदर भी उन्होंने कहा जी कि ये इतना 3 साल जुल्म और जबर जो मैंने फेस किया, मेरे खानदान को भी बीच में इन्वॉल्व किया गया, उसके बावजूद मैंने मुतअद्दिद बार ये कोशिश की कि मुज़ाकरात हो जाएं, लेकिन मामलात को अब जहां पर पहुंचा दिया गया है गुंजाइश खत्म हो गई है। आज बैरिस्टर गौहर कहते हैं जी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बातचीत हो सकती है इन्हीं के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जशफीन, एक तो पहले इंटरव्यू में जो आपने कहा ना कि शायद इमरान खान को माइनस कर दिया जाएगा, इमरान खान को मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये 8 फरवरी से साबित हो चुका है कि इमरान खान को कोई माइनस करता है समझो अवाम को माइनस करना है। और आईन पाकिस्तान कहता है कि जो हुक्मरान है, इस मुल्क की जो हुक्मरानी है वो अवाम के पास है, क्योंकि आईन ने अवाम को मेन स्टेक होल्डर है इस रियासत का। तो लिहाजा ये तो बात गलत है क्योंकि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। दूसरी बात जो गौहर साहब ने की, मेरा ख्याल है कि गौहर साहब की मुलाकात हुई परसों, उसने जेल के बाहर भी स्टेटमेंट दी गौहर साहब ने, 4 इश्यूज पे दी, वो आपने सुन ली होगी, जिसमें फ्लड का भी था, जलजला का था अफगानिस्तान का, और ये जो अप्रिशिएट किया अफगान रेफ्यूजीज के ऊपर था उनको निकालना, और फिर ये था बाई इलेक्शन से खान ने अप्रिशिएट किया। 4 बातें की गौहर ने, वो स्टेटमेंट सामने है। तो अब देखिए वो बात, जब खान साहब ने इनको कह दिया कि आप स्टैंडिंग कमेटी से भी इस्तीफे दे दें, तो फिर मुज़ाकरात वाली कौन सी बात? ये तो स्टेटमेंट ऐसी कोई नहीं। देखिए इस वक्त आपके एक्टिंग चेयरमैन हैं वो आपकी पार्टी के। और खान साहब ने एक और बात कही, खान साहब ने बारहा कहा कि, बल्कि ये तो चंद दिन पहले गौहर साहब ने भी कहा कि कोई मुज़ाकरात नहीं, कोई डायलॉग नहीं, बल्कि उन्होंने कहा जी कि हमारी तो स्पेस को पार्लियामेंट के अंदर और बाहर खत्म कर रहे हैं, तो अब हम फैसले करेंगे। तो फिर उसके बाद अब कह रहे हैं हम मुज़ाकरात करेंगे। बैरिस्टर अकील जो वजीर भी हैं उन्होंने कहा जी कि कमेटी बनाई जाएगी, स्पीकर का ऑफिस यूज किया जाएगा उसके लिए। हाँ, तो इलेक्शन रिफॉर्म्स हम किसके साथ बैठ के करें? उनके साथ बैठ के करें जिनके पास अवाम का मैंडेट ही नहीं है। ये भी एक सोचने वाली बात है तो कि वो हुकूमत फार्म 47 की, जिसके पास अवाम का मैंडेट नहीं है, एक चोरी शुदा मैंडेट है फार्म 47 का, वो आके कहें कि आओ जी हमारे साथ बैठ के इलेक्शन की रिफॉर्म करो। तो इलेक्शन तो हम तो, खान साहब का तो एक ही मौक़िफ़ है, जब से खान साहब ने ज़्यादा 2013 में भी खान साहब ने ये कहा था, जब हमने कहा 4 हल्के खुलवाए, खान साहब कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अल्लाह ताला जुर्रत दे दे, उनके पास एक ही मैंडेट है, वो मैंडेट है आर्टिकल 218(3) के तहत फ्री फेयर इलेक्शन कराना, जो कि करप्शन से पाक हूँ, लेकिन पूरा करप्ट इलेक्शन था आपके सामने। अब इलेक्शन कमीशन सिर्फ इस मैंडेट को पूरा नहीं कर सकता। तो खान साहब ने हमेशा कहा है कि भाई, अच्छा एस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने कहा है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से मुल्क के मफाद के लिए बात कर सकता हूँ, मैंने कभी मुज़ाकरात नहीं की, क्योंकि देखिए अवाम जिसके साथ खड़ी है उसको मुज़ाकरात और अवाम के लिए करने हैं ना। मुराद है कि वो तो ऐसा लीडर है
जो कहता है कि मैं तो अवाम के लिए, आइंदा नस्लों के लिए काम कर रहा हूं। आपकी बात से तो मेरी बात इंडोर्स हो गई ना। अभी जो आपने बात की, मैंने ये नहीं कहा कि इमरान खान को माइनस कर दिया गया या कर रहे हैं, मैंने ये कहा है कि पार्टी के अंदर मौजूद लोग ऐसे हैं जो कि प्रैक्टिकली उनको माइनस कर देते हैं जब उनकी बात पर अमल नहीं करते। अब खान साहब का इतना क्लियर मौकफ है, और जो चेयरमैन है इस वक्त पार्टी के बाहर मामलात को देखने के लिए, वो जो है वो कमेटियां बनवा रहे हैं उन्हीं लोगों के साथ जिस असेंबली के से मुस्ताफी होने की भी बात कर रहे हैं। तो बात तो समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। मैंने जशफीन, कोई अंदर से कोशिश करे या कोई बाहर से कोशिश करे, इमरान खान को कोई माइनस कर नहीं सकता, क्योंकि इमरान खान को माइनस करते तो समझो 24 करोड़ अवाम जिसके साथ पर अमल नहीं हुआ। अच्छा, पहले ज़िमनी इंतखाबात के अंदर भी हमने देखा यही कंफ्यूजन आई, खान साहब की इंस्ट्रक्शन कुछ और थी, बाहर आके कुछ और बना दिया गया, फिर उसको रिवर्स करना पड़ा। आई एग्री विद दैट। ये तो आप मेरे प्रोग्राम में याद रखना कि अगर एक आदमी 2 साल में मुश्किलात में बैठा है और मुकदमे फेस कर रहा है, और कुछ लोग इलेक्शन में आए हार गए, कुछ लोगों ने, फिर इन्हीं लोगों ने, हमारे दोस्तों ने 8 फरवरी के बाद फॉर्म 47 की हुकूमत बन गई ना, अगर हम उसी टाइम रोड पे आ जाते तो ये ना होता। तो ये चीज़ भूल जाएंगे, खान साहब अंदर पर उनकी बात पे अमल नहीं हो रहा, खान साहब की बात पे ही अमल होगा। और एंड देखना क्या होता है कि खान साहब ने अभी तो कुछ नहीं कह रहे ना, अगर ये कल खान साहब ये कह दे कि असम्बली से इस्तीफे दें तो देने पड़ेंगे, क्योंकि जाती तौर पे तो मैं 200 वोट भी ना ले सकूं। खान 8 फरवरी को बता दिया है कि इमरान खान के कैंडिडेट का निशान क्या है। इट मीन्स कि जो बंदा जेल की सलाखों के पीछे बैठा है उसको वोट पड़े हैं। तो ये तो चाहे केपीके की हुकूमत हो, चाहे खान जिस तरीके से चल रहा है वो बिल्कुल अपने विजन से चल रहा है। माने कि भी बाई इलेक्शंस का इशू जो है वो भी रिजॉल्व खान साहब की मर्जी से तब हुआ जब उनकी बहनों को इंटरवीन करना पड़ा। उनकी बहन ने बहुत ज्यादा आके कैटेगोरिकली ये बात बताई कि इमरान खान ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के हक में नहीं है, वरना आपकी पॉलिटिकल कमेटी तो डिसाइड कर चुकी थी। शेख वकास अकरम ने ट्वीट भी कर दिया था। हाँ देखें, खान साहब जो बात करते हैं ना, वो तो उसको तो आपको पता है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ 5.5 महीने से स्पोक्स पर्सन को मुलाकात। देखिए खान साहब हमेशा छोड़ते हैं, पार्टी के अंदर एक प्रोसीजर, एक पॉलिटिकल कमेटी, एक कोर कमेटी है। तो खान साहब ने कहा कि बाई इलेक्शन में आप ना जाएं, क्योंकि बाई इलेक्शन यही इलेक्शन कमीशन है जिसने आपके साथ सिंबल छीनने से लेकर 77 सीट्स पे रिकाउंटिंग में आपसे सीटें छीनी गई। तो इस इलेक्शन का कोई फायदा नहीं है। इससे तो कभी मैं कहता हूँ यही पैसा तो सैलाब जदगान को दे दो तो बेहतर है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन क्यों कराने जा रहे हैं, फॉर्म 47 दे के बंदों को जिता दे। तो खान साहब ने कहा है कि जो सजा हुई है अभी, जो हमारी आपस में, खान साहब ने फिर बात सुनी कि जिन सीटों पे सजा हुई है उन सीटों पे अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं तो इट मीन्स कि आप इलेक्शन की लेजिटिमेसी को लेजिटिमेट करते हैं। लिहाजा हम ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन गैर कानूनी होगी कि सजा जो आपकी कैंडिडेट्स नाअहल हुए उन्होंने कहा उनके साथ भी ज्यादती जी, और एक सीट पे हम लड़ रहे हैं, वो तो मियां अजहर वाली सीट पे, इसी वजह से कि वो इलेक्शन उसकी नेचुरल डेथ की वजह से हुई है। बाई इलेक्शन है, बाकी हुई है जिन लोगों को हमारे अपोजिशन लीडर हुए हैं 2 डिस्क्वालीफाई, इस वजह से ये। अच्छा खान साहब की बात तो सर जहाँ तक मानने की बात है ना, आप लोग जब बजट मंजूर हो रहा था उस वक्त से वो चीफ मिनिस्टर जो है आपके अली अमीन गंडापुर साहब, उनको कह रहे हैं कि आए आके मुझे डिफरेंट चीज़ों के ऊपर ब्रीफ करें। अब तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आता आखिर। तो चीफ मिनिस्टर जिनको बनाया इमरान खान साहब ने, वो तो उनसे मुलाकात तक की हद तक तो उनकी बात मान नहीं रहे, आगे और क्या मानना है सर? देखिए इमरान खान ने तो पिछले दिन में कहा था, पिछली मुलाकात में, कि अली अमीन गंडापुर साहब से कहें कि सुप्रीम कोर्ट में जाके एप्लीकेशन मूव करें और मुझसे आके मुलाकात करें, और बजट के बारे में भी मुझसे इंस्ट्रक्शन लेनी चाहिए। उनकी मुलाकात क्यों नहीं हो रही मुझे पता, मेरी तो अपनी नहीं हो रही, पता नहीं उनकी क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वो तो चीफ मिनिस्टर है, उनकी हो जानी चाहिए। जब वो चाहते हैं सर वो किसी भी वक्त मिल लेते हैं। वो तो मिल लेते हैं। हमारे बैरिस्टर सैफ उनके मशीर हैं, वो भी मिल लेते हैं जब वो चाहते हैं। और फिर उनके साथ एक तर्जमान भी है, वो भी सारी चीज़ें, वो फराज साहब है, वो भी एड्रेस करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि देखें अली अमीन गंडापुर हो या KPK की हुकूमत हो तीसरी दफ़ा, वो किसकी वजह से है? खान साहब की वजह से है। तो खान साहब अगर ये कह रहे हैं, और ये उनका बड़ा सब्र है, बड़ा दिल है कि वो बार बार हमें चीज़ों से लीडरान को गुजार रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वैसे देखा जाए तो जशवीन, जो 8 फरवरी को लोगों ने वोट दिया है ना, मेरा ख्याल है खान साहब ये साबित कर चुके हैं 96 से आज तक कि 8 फरवरी साबित हो गया, खान जिसको टिकट दें वो जीत जाएगा। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि मुझे ऐसे चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, मेरी बड़ी खिदमात हैं, बड़ी कंट्रीब्यूशन है। नहीं, ये तो उनकी बातें हैं, मे भी ठीक ही होंगी उनकी बातें, आखिर उनका कंट्रीब्यूशन शुरू से खान साहब के वफादार साथी वो रहे हैं।
लेकिन ये अभी भी हैं सर। देखें अब हम तो कह सकते सवाल है ना, क्योंकि देखिए अभी बहुत कुछ आ रहा है जो कंट्रोवर्शियल है उनसे जुड़ा हुआ। अगर वो केपीके की हुकूमत कर रहे हैं और खान साहब ने उन्हें नहीं, खान साहब सर उनको बुला रहे हैं, वो मिलने नहीं जाते खान साहब से। लेकिन उन्होंने कहा हुआ कि मैं 90 दिन से खान को बाहर लेके आऊंगा। तो वो भी हमारे को सीनियर कोशिश में लगे हुए खबर देते हैं कि वो इसलिए मिलने नहीं जा रहे कि जिस दिन मिलने जाएंगे वजारत आला में आखिरी दिन हो सकता है, लेकिन शायद उनको कोई डर है कि खान साहब हटाना। लेकिन मैं एक बात करता हूं कि चाहे हमारी जितनी लीडरशिप थी, जो हमारे MNA 92 या 93 मिला के उसको सुन्नी इत्तेहाद को पहुंचे थे, इनको उसी दिन पार्टी के लिए स्टैंड लेना चाहिए कि ये समझे थे कि शायद ये खत्म होगी चीजें, तो खान कोई कंप्रोमाइज कर लेगा। खान ने कंप्रोमाइज तो करना नहीं था, क्योंकि खान ने जो 2-3 साल हुकूमत की ना, वो हमें पता है कि खान साहब ने कितनी मुश्किल में की। कि खान साहब चाहता है कि मेरा जो कंसेप्ट है मैं उसको इम्प्लीमेंट करूं, तो वो तो नहीं कर सकता था। तो इन लोगों को आगे आना चाहिए था। अब देखो ना कितनी मुश्किलात हालात से गुजर रहे हैं। मुश्किलात नहीं, अब तो सिचुएशन जो है ना वो कंट्रोवर्शियल हो गई है, प्रैक्टिकली मुश्किलात नहीं है। ये अली अमीन गंडापुर साहब वो हैं जिन्होंने कहा था कि 90 दिन के अंदर इमरान खान साहब बाहर होंगे वरना मैं मुस्ताफी हो जाऊंगा। अब वो इस्तीफा भी नहीं देते। नहीं, अभी 90 दिन नहीं गुजरे। नहीं, अब वो खान साहब से मिलने भी नहीं चाहते, वो 90 दिन अभी चल रहे हैं। चल रहे हैं, वो गिनती अभी चल रही है। अच्छा, और अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि ये तो रिहाई तब होगी और मामला तब हल होंगे जब इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट अपने मामला हल कर लेंगे। मैं क्या करूं? तो अब तो वो बॉल ही अपनी कोर्ट से निकाल दी उन्होंने। अच्छा, उन्होंने कहा कि वो शायद हमारे लीडरान, क्योंकि जो पाकिस्तान का कल्चर है सियासी कि अच्छा लोग कई नारा लगाते खान साहब वजीर आजम इमरान खान, तो वजीर आजम से ऊपर चला गया। अगर वो पहले इलेक्शन में जीता था केपीके का, तो वो इन्हीं पार्टी कल्चर जो हमारी पार्टियां चल रही हैं 35 साल से, वो भी कहता कि मैं केपीके का वजीर आला बनता हूँ। याद है ना पहला इलेक्शन, उसमें भी पहला परवेज खट्टर को बनाया। तो खान साहब तो इन चीजों में नहीं है। खान साहब ने जो अभी लड़ाई जारी की है ना, वो यही लड़ाई है कि जो 78 साल सिस्टम है, इससे अपनी आवाम को निजात दिलानी है, जो हकीकी आज़ादी की बात है। और यकीन करें कि अक्सर लोगों को अब शऊर आ गया है कि वाकया हम आज़ाद। लेकिन सर आप उनके तर्जुमान हैं, आप ये बात एडमिट करें आज कि जो लोग इस वक्त बाहर उनके की प्लेयर्स हैं और इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर हैं, वो खान साहब के इस नैरेटिव और नजरिए के साथ अब नहीं है। उनकी मजबूरियां कह लें, वो पावर को एंजॉय कर रहे हैं, वो कह लें, कोई और उनके ऊपर दबाव है, मुझे नहीं पता क्या फैक्टर्स हैं एक्सटर्नल, लेकिन सर वो नजरिए पर नहीं है अब खान साहब। मैं आपको बताऊं, जितने देखें हमें पहले किसी के बारे में सपोज नहीं कर लेना चाहिए। देखें ये सपोज करने के लिए बहुत कुछ नहीं है जो मैं आपको शेर अफजल ने स्टेटमेंट दी, खान ने तो नहीं, खुद ब खुद हो गया, चले गए ना पार्टी से। कुछ लोग आए, बड़े एक्टिव थे, लीडर थे, थोड़ा सा आया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए। खान साहब ने पार्टी से किसी को नहीं कहना कि मेरे नजरिए के साथ नहीं खड़े हो तो चले जाओ। खान साहब उनको पूरे खुद भी इम्तिहान से गुजर रहे हैं, उनको गुजार रहे हैं। और इस इम्तिहान में मैं आपको बता दूं, आपको पता चल जाएगा कि आदमी खुद ब खुद फाइज, ये आगे इम्तिहान मजीद शुरू। फिलहाल जो ऐसा लग रहा है कि उसका नुकसान इमरान खान साहब को। और खान साहब ने जो नेक्स्ट उनकी लाट आएगी ना, अगर खान साहब इंशाल्लाह आते हैं, अल्लाह ताला उनको लेके आता है, तो खान साहब ने पूरा डिपेंड करेंगे इंशाल्लाह जो उनकी यूथ है वो यूथ में। सर आप लोग ना इस वक्त एक वीक ऑपोजिशन है। जब एक वीक ऑपोजिशन होती है तो हुकूमत के पास बड़ा मार्जिन होता है, वो जो चाहे करे, और हुकूमत का वाकई जो दिल चाह रहा है हुकूमत वो कर रही है। अब जब आप लोग मुत्तहिद होने की बात करते हैं कि मुत्तहिदा ऑपोजिशन बनाए, आतिफ खान साहब ने भी कहा कि हमें एक ग्रैंड ऑपोजिशन, एक मुत्तहिदा फ्रंट बनाना चाहिए ऑपोजिशन का। हमने देखा आप लोगों ने मल्टीपल कोशिशें की हैं, वो फेल हुई हैं। अभी यहाँ से बात आई कि हम दोबारा से ऑपोजिशन को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से अली अमीन गंडापुर साहब ने फिर मौलाना के खिलाफ गुफ्तगू करना शुरू कर दी। तो सर जब इस तरह के अनासर आप लोग के अंदर होंगे तो आप लोग हमेशा कमजोर ही रहेंगे। तो फिर ये जो आप कह रहे हैं ना कि खान साहब अगर दोबारा आए तो पता नहीं आपको पॉसिबिलिटी कैसे नजर आती है? नहीं, पता है क्या, मैं आपको बताऊं कि जो मौलाना साहब का रवैया होता है ना, शुरू की उसकी पॉलिटिक्स देख लें तो शायद उनको मैं जो बात करता हूँ अच्छी नहीं लगती कि मौलाना साहब जो पाकिस्तान का कल्चर है ना सियासत वाला, वो सियासत करते हैं। देखें, एक आदमी सियासत करता है, आप कहते हैं कि जी मैंने अपनी ज़ात नेशनल काज के लिए पॉलिटिक्स करनी है। मौलाना साहब ने नेशनल काज को लेते हैं ना, तो जब देखते हैं कि जहाँ कोई बात बनने वाली है तो वो अपने सियासी मफादात को उसके ऊपर तरजीह देते हैं। इस टाइम पर इमरान खान साहब ने भी इंस्ट्रक्शंस दी कि मौलाना को ऑन बोर्ड लिया जाए। तो अब अली अमीन गंडापुर साहब जब उन पे गोलाबारी करते हैं लफ्जों की, तो फिर तो ऐसा ही लगता है कि अगेन वो खान साहब के आइडिया से खान साहब डिविएट कर रहे हैं। देखिए ना, खान साहब ने मौलाना के बारे में पहले भी कहा था कि अगर वो 26वीं तरमीम पे हमारे साथ आते हैं
तो इस तरह की चीज़ें, अगर इलेक्शन की बात करते हैं, अगर हमारे इलेक्शन पे डाउट करते हैं तो हम तो उसके लिए तैयार हैं। लेकिन ये जो है ना मौलाना साहब का साथ चलना, खान साहब तो कहते हैं, अब अचकज़ई चल रहा है ना, खान साहब को कह रहे हैं कि भाई ये मेरा जाती नहीं है मसला, ये तो पूरी कौम का मसला है, आवाम का मसला है। खबर आ रही है कि अचकज़ई साहब नाराज हैं आप लोगों से, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वाले केस के ऊपर कहीं सुना है कि आप गौहर साहब ने और उन लोगों ने उनको कहा है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहें कि अगर स्टे मिल गया उमर अयूब साहब को तो फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तब्दील नहीं होगा, जिस पर वो नाराज हो गए कि क्यों मुझसे ये बात कहलवाने नहीं, मेरा ख्याल है लीडर पॉलिटिकल कमेटी या उसका फैसले का नहीं पता। हाँ। लेकिन अचकज़ई साहब खान के साथ बिल्कुल ठीक है, कंफर्टेबल है, खान साहब जो कहते हैं वो करते हैं। अभी कोई नाराजगी नहीं है आप लोगों से? नहीं, खान साहब से, मैं खान साहब की बात नहीं कर रही, मैं बाहर जो पार्टी है उसकी नहीं, बात मेरा ख्याल अचकज़ई साहब की कोई नाराजगी नहीं है अभी इस वक्त, कोई ऐसा मसला नहीं, क्योंकि ये भी खबर चल रही है कि शायद ऑपोजिशन के अंदर एक और दरार है। नहीं, ऐसी कोई नहीं है। अच्छा, जुनैद अकबर साहब जो है उनका क्या मामला है सर बैरिस्टर गौहर के साथ? वो बार बार उनका गिला भी करते हैं, अब समझ नहीं आ रहा, वो कभी कहते हैं मेरे खिलाफ पेड कैंपेन है, उनको बैरिस्टर गौहर से कोई नजरियाती इस वक्त इख्तिलाफ चल रहा है, कोई मामलात के ऊपर इख्तिलाफ चल रहा है, या फिर ये जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जाने का कोई गम है जो वो मना रहे हैं, समझ नहीं आ रही। नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं, ये अल्लाह करे जुनैद अकबर तक पहुंच भी जाए, वो इंतहाई अच्छा आदमी है, इंतहाई अपराइट आदमी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, वो कोई सियासत नहीं करता, वो खान के साथ और उसकी काज के साथ खड़ा है। देखिए ना, अगर ये कह देना कि पॉलिटिकल कमेटी के अंदर या कोर कमेटी के अंदर एक विजडम से सारे आदमी फैसला करें, ये खान साहब को हमें, तो उसकी बुरी बात नहीं है। एक वो KPK का प्रेसिडेंट है, ठीक है ना, तो उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। चीज़ें उसने जो हाईलाइट की हैं, मैंने उस दिन उसका मीडिया पे भी सुना, वो ये देखिए ना, अब मैं कहता हूँ कि गौहर साहब चेयरमैन है पार्टी के, और गौहर साहब चेयरमैन एक फेस है इस टाइम, इमरान खान तो जेल में बैठा है, अगर हम पार्टी के अंदर अगर वो लीड करेगा तो सारी यूनिटी तब होती है कि आगे फेस आगे आ रहा है। लेकिन सर फेस जो है वो जो जेल में बैठा हुआ नजरिया है उसको नहीं ना लेकर सामने आते, तो फिर इसलिए इस तरह की बातें तो है ना। अभी मैं कहता हूँ कि अब हमारी मुलाकात है। अच्छा सर, मेरे पास वक्त हो रहा है, इशू इस पे मैं जरूर कमेंट लेना चाह रही हूँ आपसे कि ये जो बात है, सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि निजाम नहीं चलेगा, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं मरी में फैसला हो गया तो तसलसल कायम रहेगा, इस पे क्या कहेंगे? देखें, निज़ाम से मुराद वो तो यही कह रहा है कि जिस तरीके से आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, अदलिया की आज़ादी मुल्क में नज़र नहीं आ रही, ये 80 साल से एक टेस्ट किया जा रहा है निज़ाम, ये अब निज़ाम लेकिन राना साहब कहते हैं जी कि हमने तो तसलसल का फैसला कर लिया है, मरी में फैसला हुआ है। अभी पता है उनके दिल में क्या है, हम मरी के फैसलों के बारे में करते रहें जो भी, उनको पता ये है कि हमें आवाम में पजीराई हासिल नहीं हो रही। अब पूरी कोशिश कर रहे हैं आटे के पैकेट के ऊपर भी तस्वीरें लगा के, बल्कि आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गरीबी इधर लोगों की इमदाद करने गए हैं, उनके कैंप को खेड़ दिए हैं। तो ये वो बात कर रहा है सलमान अकरम राजा, ये कहता है कि भाई ये जंगल का कानून है ना, आप इस तरीके से, हमको भेड़ बकरियां तो नहीं है ना। चले, पाकिस्तान में बाकी मैं मजीद जरूर बात करती है किसी और नशिस्त में, जो सैलाब और ये आप जिस तरफ इशारा करते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। व्यूअर्स, नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज और इस वक्त जो सैलाब गुजर जाने के बाद कुछ दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले जैसे हमने कहा था कि कुछ बात करेंगे सैलाब, उसकी तबाहकारियां, क्या कोई पॉलिसीज हम बना सकते हैं, सोल्यूशंस क्या है सैलाब को प्रिवेंट करने के लिए, थोड़ा सा उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा बात करेंगे कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, हमारे किसान हैं, उन लोगों को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। उसके अंदर जाहिर है हुकूमती पॉलिसियां भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, उसके साथ अब ये एक नेचुरल कैलेमिटी भी आ गई है, तो उसके क्या असरात होंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन के सैयद महमूद बुखारी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। एनवायरमेंटलिस्ट हैं सालिया कुरैशी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो ओवरऑल एक उनसे भी जो सिचुएशन है उसका जायजा लेने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सालिया आपका भी, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मैं बुखारी साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं। अब सर सैलाब से सबसे पहले तो एक अगर ओवरऑल बात कर ले कि किसानों को इस वक्त कितना नुकसान पहुंचा है, आने वाली फसलों के एतबार से अगर बात कर ले, फिर उसके बाद कुछ एक दो ऑनगोइंग क्राइसिस हैं उस पर भी बात करूंगी आपसे। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। शुक्रिया आपका और आपके न्यू टीवी चैनल का। इस वक्त जो ये सैलाब है ये कोई क़यामत सुगरा से कम नहीं है। मैं आपको बताऊं कि लोग कसमपुरसी के आलम में हैं, और आप सियालकोट से लेके नारोवाल, पसरूर, कसूर, गुजरांवाला डिवीजन, लाहौर डिवीजन और अब मुल्तान डिवीजन
फैसलाबाद डिवीजन, आप ये छंग ले लें, शोरकोट ले लें, ऑनवर्ड इस तरह। और अब वो सैलाब जो है मुल्तान में तबाही फैला रहा है, मुजफ्फरगढ़ में फैला रहा है, और ये मेरे ज़िले रहीम यार खान तक रात तक पहुंच जाएगा, कल तक। तो किसानों को तो बेइंतहा नुकसान हुआ है, किसानों की फसलें डूब गई, किसानों की अमवात हो गई, किसानों के माल मवेशी बह गए, किसानों के जो ट्रैक्टर्स हैं ट्रॉली समेत वो पानी में बह गए, ट्यूबवेल्स जो हैं वो खत्म हो गए, उनके घर मसमार हो गए, उनके बच्चों के सर से वो जो छत का साया है वो छिन गया, और उनकी फसलें जो हैं वो तबाह हो गई, जहां पे उन्होंने अरबों रुपए जो इन्वेस्ट किए हुए थे। आप देखें, अगर आप सियालकोट और हाफजाबाद और पिंडी भटियां और ये एरिया अगर ले लें तो ये चावल का एरिया है। यहाँ पे मुंजी जो है वो बिल्कुल तैयार खड़ी थी अपने, कि जो इन्वेस्टमेंट की है वो किसान को वापस होनी थी, वो सारी की सारी जो है वो तबाह हो गई। फिर उसके बाद जो किसानों ने तिल बीजे हुए थे और वो सूखने के लिए उनको रखा हुआ था, वो फसल तबाह हो गई। आप फिर कॉटन जो है वो तबाह हो गई, और उसके अलावा जो अब जो ये एरिया है ये गन्ने का एरिया है, और यहाँ भी जब पानी खड़ा होगा तो गन्ना भी जो है वो इफेक्ट होगा और उसका भी नुकसान होगा। ये तो इतना बड़ा नुकसान है कि हमने असल में सीखा कुछ नहीं। हमारे इदारे इतने कमजोर हैं, यानी हुकूमती दावे ये हैं कि जी इतने लाख लोग जो हैं वो रेस्क्यू कीजिए। देखें, ये हुकूमत की जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कैपेबिलिटी नहीं है, ना उनके पास वो मशीनरी है, ना उनके पास वो इक्विपमेंट है कि इससे नबरदाजमा हो सके। वो एक एडवाइजरी जो है वो डिपार्टमेंट्स हैं जो बताते हैं, या वो स्पीकर पे ऐलान कर देते हैं कि जिस तरह वो पंजाबी में कहते हैं ना कि जागते रहना और साढ़े ते ना रहना, यानी आप निकल जाएं, ये बस्ती छोड़ दें वगैरह वगैरह। आप देखें कि 2022 के अंदर भी बड़ा सैलाब आया और अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट किया कि 10 अरब डॉलर की जो है वो फसलें तबाह हुई और दीगर नुकसान हुआ। तो आप अंदाजा कीजिए कि उससे हमने क्या सबक सीखा। हमने कोई डैम्स नहीं बनाए और हमने अब उसको सियासत की नजर किया। वो लोग आर्टिकल 6 के काबिल हैं कि उनके ऊपर लगाया जाए आर्टिकल 6। आप जो बात करें ना कि हमने कुछ सीखा नहीं, माजी में जो हुआ उससे हमने कुछ सीखा नहीं। मैं आपकी जाने पे दोबारा आऊंगी, मैं जरा इसी नुक्ते पे सालिया कुरैशी साहिबा को गुफ्तगू में शामिल कर लूं कि ये सवाल मैं आपसे वैसे भी करना चाह रही थी सालिया, कि जब भी कोई सैलाब आता है, इस तरह की कोई कैफियत होती है, मुल्क में कोई डिजास्टर होता है, तो हम इस पर बात भी बहुत करते हैं कि ये क्यों हुआ, इसको प्रीएम्प्ट कैसे किया जा सकता है, हम सोल्यूशंस के ऊपर फॉर द टाइमिंग बातचीत करते हैं। लेकिन रेस्क्यू का मरहला जैसे ही पूरा होता है उसके बाद रात गई बात गई, हम अगले सैलाब का इंतजार करते हैं। अब इसके पीछे क्या फैक्टर्स है आपके ख्याल में? प्लानिंग नहीं है, नियत नहीं है, हमारे पास रिसोर्स या वसाइल ही नहीं है इतना कि हम कुछ कर सके, हमसे बात ही कर सकते हैं। थोड़ा सा आपका टेक क्या है इस पर? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जहां तक सैलाब की बात है, आप सैलाब का पानी जो है उसका काम है बहना, उसको आप रोक नहीं सकते। आप दुनिया भर में देखें, मुख्तलिफ मुल्क चाहे वो डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन सब में सैलाब आया है और उसमें काफी तबाहकारियां हुई हैं और काफी ज्यादा सेक्टर्स जो हैं उनको डैमेज किया उसने। लेकिन ये आपकी प्लानिंग होती है, आपने उसको मैनेज कैसे करना है। सपोज अगर आपकी गर्मी आती है तो आपने उसमें आपको एडेप्टिव मेजर क्या चाहिए, आपको कोई पंखा एसी चाहिए, ठंड है तो आपको हीट चाहिए। तो इसी तरह सैलाब को आप रोक नहीं सकते, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली आप ऐसे प्लानिंग या ऐसे एडेप्टिव मेजर्स ले सकते हैं कि जिससे आपको कम से कम नुकसान पहुंचे, आपकी ज़राअत को, आपके किसानों को, आपके बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कम से कम नुकसान पहुंचे। लेकिन आपने देखा होगा पाकिस्तान में बदकिस्मती से 2010 में भी सैलाब आया, 2022 में भी आया, और काफी ज्यादा हमने इंटरनेशनली मीडिया पे भी और लोकली भी काफी बताया कि इतना नुकसान हुआ है, लेकिन हमने उन चीजों से सीखा नहीं। और काफी जो सूबों में बात करें तो जिधर सैलाब पहले आया और वैसे ही दोबारा वहां पे तामीरात दोबारा की गई।
तो आपने अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है कि कैसे आपने फ्लड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। जिस तरह आप बांग्लादेश में देखें, अगर वहां पे फ्लड आता है तो एलिवेटेड हाउसिंग का स्टाइल है। इसी तरह आप वहां पे एनओसी जारी नहीं करते कि वहां पे ऐसी बिल्डिंग्स ना बनाए, या ये वाली जो जमीन है वो काबिले तामीर नहीं है, या इस तरह की चीजें। गवर्नमेंट की भी इंटरवेंशन है और लोकल कम्युनिटी को या लोकल लोगों को भी इसकी अवेयरनेस की जरूरत है कि आपने जब कहीं घर लेने जाना है या कहीं आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको ये आप देखते हैं कि पानी, बिजली, गैस मुयसर है, आप उसका ड्रेनेज का, सीवरेज का निजाम भी देखें। कि अब आपको सेल्फ अवेयरनेस आ जानी चाहिए, और इसमें मीडिया भी बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा है। और आई थिंक अब तो लोगों को काफी ज्यादा इसकी अवेयरनेस आ गई है। जहां तक किसानों की बात है, किसानों के लिए बहुत ज्यादा जिसका नुकसान हुआ, उनकी तो जो माश का जरिया है वो अगर फसलें हैं तो फसलों में आपको प्री प्लान क्या करना चाहिए था और पोस्ट प्लानिंग एक्टिविटीज गवर्नमेंट को प्लान करनी चाहिए थी। अब प्री प्लानिंग में तो आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम था, आपको कम्युनिटीज को अवेयर करना था कि अगर सैलाब आ जाता है तो आपने उससे कैसे अपने मवेशियों को बचाना है, खुद बचना है। लेकिन अगेन साला साहब, ये सॉल्यूशंस है ना, ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता या इन पे काम क्यों नहीं होता? मेरा सवाल ये था, आपके ख्याल में लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है, ये कैपेसिटी है? कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास वसाइल ही नहीं है कि ये सब हम कर सकें। पॉलिटिकल विल का तो मैं नहीं आई थिंक बता सकती, वो ज्यादा शायद कोई पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हो तो वो बता सकते हैं। आई थिंक अवेयरनेस भी आ जाती है। ये सैलाब तो सबको महसूस होता है और सबको पता है कि किसी खतरे से बचना कैसे है। तो आपने अब तो किसानों के लिए सबसे अहम जो जरूरत है इस वक्त ये कि उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करें। आप बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है फाइनेंशियल सपोर्ट वाली। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके इसी नुक्ते पे मजीद बात करेंगे और मजीद हम क्या कर सकते हैं। कुछ सोल्यूशंस जो प्रपोज किए जा रहे हैं सैलाब की मैनेजमेंट के लिए, उनको लेके काउंटर ओपिनियन भी आता है, उस पर भी बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं हम इस वक्त सैलाब और उसके नतीजे में जो एक सूरत हाल पैदा हो रही है उसके हवाले से। बुखारी साहब, थोड़ा सा एक तो ये कि गंदम की फसल, उस पर इसका असर, और गंदम को लेकर एक कंट्रोवर्सी ऑलरेडी ऑन गोइंग है। थोड़ा सा मैं चाहती हूँ आप मौजूद हैं, उसके ऊपर भी बात कर ली जाए कि इस वक्त क्या क्राइसिस है सर, कि किसान से बहुत सस्ते दामों खरीदा गया गंदम को, और अब लोगों तक जिस दाम पहुंच रही है गंदम, तो फायदा किसको हुआ? मेरे ख्याल इट्स एनीबॉडीज गेस। तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा वो क्या सूरत हाल है हमारे व्यूअर्स के लिए, अगर उसको बता दें। जी, आपने बहुत अहम सवाल किया है। और आने वाले वक्त में क्या कि अभी आज के दिन की बात अगर करूं तो ये क्राइसिस जो है वो आ चुका है। और हमने जब गंदम जो बर्दाश्त कर रहे थे और गंदम निकल रही थी, तो हमने उस वक्त वज़ीर आला साहिबा मैडम मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश की थी कि मैडम आप ये फैसला मत कीजिए, ये फैसला दुरुस्त नहीं है। एक 76 साल का निजाम चला आ रहा है कि आपके फूड सिक्योरिटी के लिए हर मुल्क अपने पास अनाज रखता है, गल्ला रखता है। खुदा ना खास्ता कोई जंग लग जाए या कोई और डिजास्टर हो जाए तो कम से कम गवर्नमेंट के पास खुद अपना गल्ला जो है वो मौजूद हो, ताकि मुल्क के अंदर जो है वो अफरा तफरी न फैले। लेकिन इन्होंने वो बात नहीं मानी। फिर इन्होंने कहा ये हमने फ्री मार्केट कर दी है। आज आपका मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, मैं पूछना चाहता हूं वज़ीर आला साहिबा से, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से, कि बताइए आपने तो ये फैसला किया था कि फ्री मार्केट है, तो अब मत रोकिए कि आप कहते हैं कि हम सिंध नहीं जाने देंगे गंदम, खैबर पख्तूनख्वा नहीं जाने देंगे। भाई गंदम को आपने फ्री किया है, फिर जो रेट हमारी किस्मत का होगा वो हमें मिलेगा। और इसी वजह से हम कह रहे थे, हमें इन्होंने जिबा किया किसान को। और किसान देखें 2022 के अंदर सैलाब आया था तो किसान अपने पांव पे खड़ा हुआ था। उस वक्त भी हुकूमत ने इस तरह से दावे किए और किसी ने कोई किसानों की मदद नहीं की। लेकिन अब तो किसानों का जो कुल जो माल है वो लूट लिया गया। लेकिन आप गिले तो बहुत कर रहे हैं, बट वो देखें ना, वो अपने क्रेडिट में भी कुछ चीजों को लेते हैं। वो किसान कार्ड के इजरा को एक बहुत बड़ी अपनी अचीवमेंट बताते हैं। वो कहते हैं कि बहुत बड़ी एक सपोर्ट है। जी अच्छा, आपने अच्छा किया, आपने ये जिक्र कर दिया, बहुत अच्छा किया। देखें, ये तो इस तरह से है कि जिस तरह कोई टोकन स्कीमें चलाई जाती हैं ना, ये मुल्क की ज़राअत को इस तरह से चलाना चाहते हैं। आप
देखते होंगे कि ये टोकन स्कीमें चलती हैं और वो टोकन दिए जाते हैं। कभी ये कहते हैं जी ट्रैक्टर ले लें, ट्रैक्टर से ज़राअत को क्या मिलना है, आप अच्छा बीज दीजिए, आप हमें रिसर्च के लिए जो है वो जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको एम्पावर कीजिए, वो नए बीज लेके आए ताकि हमारी पर एकड़ यील्ड जो है वो बढ़े। आपने तो ये ट्रैक्टर दिए ट्रैक्टर इंडस्ट्री को फायदा देने के लिए कि उनके ट्रैक्टर नहीं बिक रहे थे, और किसान के पास कहां से इतना पैसा आ गया कि 70 से 75 लाख रुपए का ट्रैक्टर 10 लाख की आपकी सब्सिडी निकाल दें तो 60-50 लाख उसके पास तो खाद लेने के पैसे नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये भी इन्वेस्टर जो है वो गरीब किसानों को 1-2 लाख दे के और वो ट्रैक्टर उनसे जो है पेमेंट खुद करते हैं और वो ले लेते हैं, उससे ज़राअत को कोई फायदा नहीं। ये कॉस्मेटिक्स जो है ये चीजें हैं और हम ये कहते हैं कि इन चीजों का फायदा नहीं है। अभी मैं ये बात आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कह रहा हूं कि खुदा के लिए किसान मारा गया, उसका मवेशी जो है वो बह गए, उसके मवेशी मर गए और मवेशी से वो इश्क करता है, वो अपनी फसलों से इश्क करता है किसान, वो इस तरह जिस तरह अपनी औलाद को पालता है इसी तरह उनको किसी चीज की कमी नहीं होने देता। आज उसके जो मवेशी हैं वो भूखे मर रहे हैं, हुकूमत को चाहिए कि चारे का इंतजाम करे। देखिए ये कहते हैं आपने बिल्कुल ठीक है, पॉइंट मेरे पास थोड़ा सा वक्त महदूद है सर, मैं आपकी जाने आऊंगी अगर दोबारा वक्त मेरे पास मजीद गुंजाइश हुई। मैं मेरी एक बात मुकम्मल होने दीजिए कि हम ये चाहते हैं, हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि आप जितने किसान जरिए इमरजेंसी नाफिज कीजिए, फौरी तौर पर आप जो है आफतज़दा इलाके करार दीजिए जहां पे सैलाब आया है, आप जो है वो बिजली के बिल जो है वो टोटली माफ कीजिए। मैं वजीर जो है अवैस लगारी उनसे और वजीर आजम से दरखास्त करता हूं, आप जो किसानों के ट्यूबवेल्स जो है वो दरियापुर हुए हैं उन ट्यूबवेल्स को उनको लगा के दिया जाए, उनकी अगर आप सरपरस्ती करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, वरना आप ये तैयार रहिए कि मुल्क के अंदर अनाज की कमी होगी। और फिर आप इजाजत दीजिएगा, मैं सालिया कुरैशी साहिबा से बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि सालिया जब से ये सारा कुछ हो रहा है ना, एक बहस है अराउंड द फैक्ट कि हम लोगों ने मुल्क में डैम्स नहीं बनाए, हमारा कभी फोकस नहीं रहा उसके ऊपर। अब मैं उसके ऊपर देखती हूँ कि एक काउंटर ओपिनियन भी आता है कि डैम्स जो है वो सैलाब को रोकने के लिए काम नहीं आते बल्कि कभी कभी सैलाब लाने का बायस बन जाते हैं। आपका इसके ऊपर क्या टेक है? जी बिल्कुल, यहाँ पे डैम्स नहीं बने। अब देखें हमारे नेबरिंग कंट्रीज में, देखें इंडिया में 5 साल से ज्यादा डैम्स है और हमारे 250 के करीब हैं, तो उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है जो इंडिया की है वो हमसे काफी गुना ज्यादा है और हमारी उससे कम है। अब जब सैलाब का हम बात करते हैं, कुछ तो हमारा क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट था, जिस तरह आपका क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, आपका वेदर के पैटर्न चेंज हो रहे थे, तो उस वजह से बारिशें भी ज्यादा हो रही थी, तो आपका एक ऑटोमेटिकली वाटर लेवल राइज कर गया था। दूसरा फैक्टर जो देखा जाता है वो यही था कि आपको इंटीमेडेट नहीं किया गया टाइम पे इंडिया की तरफ से कि हम इतना क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ने लगे, क्योंकि उनके पास भी उधर भी उस जगह भी देखा जाए तो काफी ज्यादा तबाहकारियां हुई हैं। डैम्स की जब तक बात की जाए तो जो बड़े डैम है उनको इन्वायरमेंटली इतना फीजिबल नहीं समझा जाता क्योंकि वो बायोडाइवर्सिटी को डैमेज कर रहे होते हैं, बट छोटे डैम्स को लाजमी बनाना चाहिए। कभी कभी डैम्स में भी पानी बहुत ज्यादा एक्सीड कर जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो वाटर का फ्लो है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ चला जाता है। तो आपको एक अपनी कंट्री के हिसाब से, अपनी जो पाकिस्तान, आप ये कह रही हैं कि छोटे और मल्टीपल डैम्स बनाएं तो वो सॉल्यूशन है, बिल्कुल ठीक है। मैं तो खत्म हो गया साहिबा, आपको माजरत के साथ इंटरप्ट करी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सैयद महमूद बुखारी साहब से थैंक यू सो मच, आपने भी प्रोग्राम में वक्त दिया। व्यूअर्स, न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।